ईरान में बच्चों को मारा गया और ईरान की तरफ से कहा गया कि हमारे बच्चों को मारने वालों को सजा देंगे। ईरान इस तरह की टिप्पणियां कर रहा है और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का यह बड़ा बयान कि हमारे यहां बच्चों को मारा गया है और जिन्होंने बच्चों को मारा है उनको तो हम सजा देंगे। यूएस के हमले के पीछे की वजह पता नहीं कि उन्होंने अटैक क्यों किया। हम तो बातचीत कर रहे थे लेकिन एकाएक उन्होंने अटैक कर दिया, तो इससे ईरान भी हतप्रभ है। लेकिन ईरान ने जिस तरह से रिटेलिएट किया उसे लग रहा है कि उन्हें मालूम तो था, अंदेशा तो था। अब अराक्ची ने कहा कि हमारी अमेरिकी नागरिकों से कोई दुश्मनी नहीं। बड़ा इस स्टेटमेंट को कैसे रीड किया जाए? नाराजगी भी है, ये भी कह रहे हैं कि पता नहीं था, लेकिन जैसे रिटेलिएट करते हैं ऐसा लगता है कि पता भी है। दोनों ही तरफ से एक जो रणनीति इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप भी बात करने में कहते हैं कि हम रेजिम को हटा रहे हैं और हम ईरान के लोगों को कह रहे हैं कि हम आपकी मुक्ति के लिए, आपको लिबरेट करने के लिए हम बात कर रहे हैं। कुछ समय पहले आपको याद होगा कि बेंजामिन नेतन्याहू ने फारसी में संदेश जारी किया था। उनका जो बयान है वो फारसी में जारी किया गया था ताकि वो ईरान के लोगों को एड्रेस कर रहे हैं। उन्होंने, आप देखिए, राइजिंग लायन जो है वो ईरान का जो शाह के समय का जो झंडा था उसके प्रतीक के तौर पर राइजिंग लायन अपने ऑपरेशन का नाम रखा है। दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री अगर सैयद अब्बास अराक्ची का बयान भी आप देखें तो अराक्ची आज लगभग, उन्होंने सबसे ज्यादा अगर किन्हीं मीडिया आउटलेट से बात की होगी तो वो अमेरिकन मीडिया आउटलेट से बात कर रहे हैं, उनको इंटरव्यूज दे रहे हैं। एनबीसी में उन्होंने इंटरव्यू दिया है, उन्होंने सीबीएस में इंटरव्यू दिया। अमेरिकी इंटरव्यूज में जाके वो ये कह रहे हैं हम तो बातचीत करना चाहते थे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले कहते हैं कि हम डिप्लोमेसी को जगह देना चाहते हैं और बदले में हमला करते हैं, तो वो अमेरिका में जाकर ओमान की तरफ से भी टिप्पणी आई थी कि बातचीत तो अच्छी रही, तो फिर मसला कहां फंसा, पेच कहां पर फंसा? समय देखिए, एक चीज मैं, क्योंकि पढ़ने बता रहे हैं, एक और पॉइंट मैं आपको ईरान का बता देता हूं। ईरान ये बात कहता है, अमेरिका ये कहता है कि देखिए बातचीत के दौर में फंसाकर ये लगातार अपने प्रोग्राम को चलाना चाहते हैं, टाइम बाइंड करना चाहते हैं। लेकिन ईरान क्या कहता है? ईरान कहता है कि देखिए ये लगातार बातचीत की टेबल पर बैठते हैं, हमको बातचीत करना शुरू करते हैं और जब हमारे जो लीडर्स हैं वो एकजुट होते हैं तो उसी बिल्डिंग के ऊपर ही अटैक कर देते हैं। उन्होंने लगातार हिजबुल्लाह का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि देखिए हिजबुल्लाह की लीडरशिप से हम बातचीत कर रहे थे, इन्होंने दिखावा किया लेबनान के थ्रू, लेकिन फिर हुआ क्या, एकदम से उनके लीडर्स पर, टॉप लीडरशिप पर अटैक कर दिया। और शायद इसी वजह से ईरान ये बात संभल कर रहा था कि उसने अपनी टॉप लीडरशिप को एक जगह इकट्ठा नहीं होने दिया, लगातार उनको सुरक्षित जगहों पे रखा, क्योंकि ईरान भी ये जानता है कि इजराइल और अमेरिका की इंटेलिजेंस ईरान में बहुत ज्यादा तेज है। अभी भी देखिए, हम जब खबरें अब लगातार बता रहे हैं अपने दर्शकों को, तो ईरान की तरफ से ये बड़े, आप कह सकते हैं, ज्वाइंट ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उनकी इंटेलिजेंस के द्वारा कि कौन कौन से ऐसे स्पाइज हो सकते हैं जो लगातार ईरान में मौजूद हैं, जो इजराइल के लिए काम कर रहे हैं, मोसाद के कौन कौन से एजेंट है। उनके लिए दोहरी चुनौती है। एक चुनौती है लगातार अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करना और दूसरा इंटरनली उस नेटवर्क को फॉइल करना जहां पर लगातार मोसाद बैठा हुआ है। बड़ा प्रॉक्सीज की बात होती है कि भाई ईरान ने प्रॉक्सीज बना रखी है और उसने इजराइल को इससे बड़ा परेशान किया है। हिजबुल्लाह से हमास, चलो मान लिया कि कमजोर भी हो गया होगा, लेकिन हिजबुल्लाह क्या प्रॉक्सीज, हमें तो अभी तक कुछ नजर नहीं आ रहा कि हिजबुल्लाह की तरफ से कोई अटैक हुआ हो अभी इजराइल पर। देखिए, कुछ अटैक्स हुए भी हैं तो वो इतने बड़े नहीं हैं जो कि इजराइल को खत्म कर सकें या इजराइल के लिए कोई बहुत बड़ा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट दे सकें। लेकिन हूथी हैं, हिजबुल्लाह अभी भी है, पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। हमास भी अभी पूरी तरह से न तो डिसआर्म हुआ है न खत्म हुआ है। तो ये थ्रेट तो है इजराइल के लिए। दूसरी बात, इराक के अंदर हजदल शाह भी हैं, सीरिया के अंदर भी रिजीम चेंज हुआ है, लेकिन अभी भी कई शिया गुट जो हैं वो सीरिया के अंदर मौजूद हैं। अगर आप प्रॉक्सीज के नेटवर्क की देखें, एक समय था जब IRGC के कमांडर जो कासिम सुलेमानी थे, जिनको अमेरिका ने मारा था जनवरी 2020 में, उनके बारे में कहा जाता था कि उन्होंने ईरान से लेकर इजराइल तक का एक ऐसा कॉरिडोर बनाया है जिसे शिया कॉरिडोर कहा जाता है, जिसमें बिना किसी सुन्नी टेरिटरी में रहते हुए वो इजराइल की दहलीज तक पहुंच सकते हैं। और ये इजराइल के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो गया था, क्योंकि इजराइल को ये पता है कि ईरान उसे डिस्टेबलाइज करना चाहता है, क्योंकि ईरान ने कभी उस चीज को स्वीकार नहीं किया। और ये विश्वास की या अविश्वास की बहुत गहरी खाई है और इसी की वजह है कि ये सारी जो फॉल्ट लाइन है उस पर बार बार ये भूकंप आते रहते हैं। जहां तक अब्राहमिक अकॉर्ड का सवाल है, डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत कोशिश की कि अमेरिका के इजराइल के जो संबंध हैं वो गल्फ देशों के साथ बहुत अच्छे हो जाएं। देखिए, एक बड़ी खबर भी बता दें अपने दर्शकों को, ईरान पर यूएस हमले के ट्रंप के फैसले के खिलाफ न्यूयॉर्क के मेयर की तरफ से एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि देखिए लगातार इसको लेकर सवाल खड़े किए हैं। सैन्य हमला एक अवैध आक्रमण युद्ध है, ये ममदानी की तरफ से कहा गया है। देखिए लगातार अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए ही, हालांकि देखिए ममदानी पहले भी डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को लेकर सवाल खड़े करते हैं, लेकिन एक बार फिर से ईरान में हुए ताजा हमलों को लेकर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा ट्रंप के फैसले के खिलाफ न्यूयॉर्क के मेयर ने अपना बयान, अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। ये बड़ी टिप्पणी मानी जाएगी। अमेरिका में सिर्फ क्या ममदानी है, बड़ा सवाल है। प्रणब, डेमोक्रेटिक्स का क्या रुख नजर आ रहा है अमेरिका में? देखिए,
अगर आप ईरान तरीके को लेकर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ईरान के खिलाफ ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर ईरान से कोई बहुत ज्यादा हमदर्दी है। ट्रंप से विरोध हो सकता है, लेकिन ईरान सही है या ईरान के खिलाफ ऐसा नहीं करना चाहिए या ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर कोई समर्थन है, ऐसा डेमोक्रेटिक पार्टी में नहीं है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति आप समझिए, वो उन मुद्दों के ऊपर चल रहे हैं जिनका विरोध करना डेमोक्रेट्स के लिए भी कई बार मुश्किल हो जाता है, चाहे वो इमिग्रेंट्स का मुद्दा हो, चाहे वो टैरिफ्स का मुद्दा हो, चाहे वो ईरान का मुद्दा हो या वेनेजुएला का मुद्दा हो। वेनेजुएला के मुद्दे के ऊपर भी यदि आप देखें तो निकोलस मदुरो को वहां से निकालने के तरीके पर मतभेद हो सकता है, लेकिन वेनेजुएला पर कार्रवाई होनी चाहिए, वहां पर ड्रग कार्टेल्स जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके विरोध में किसी ने आवाज बुलंद नहीं की डेमोक्रेटिक पार्टी में। तो डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि कौन उनका विरोध कर सकता है। देखिए, ऑप्टिक्स के लिए जोहरान ममदानी कह रहे हो, क्योंकि उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनके न्यूयॉर्क बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन शहर है और वहां पर एक तबका है जो उनकी बात पर ताली बजा सकता है, लेकिन इससे पॉलिसी मैटर में कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि जोहरान ममदानी केवल न्यूयॉर्क सिटी के मेयर हैं। वो न पेंटागन में बैठते हैं, न डिफेंस पॉलिसी तय करते हैं, न कैपिटल हिल पर कांग्रेस के अंदर वो हैं, और अगर होते तो भी एक ही होते। लेकिन सुमित, एक बड़ा सवाल यह है कि परमाणु संवर्धन कर रहा था या परमाणु बना रहा था, इसमें अमेरिका कोई आपत्ति, बाकी मतलब रशिया भी है, चीन भी है, हम भी परमाणु संपन्न देश है, पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश, बाकी किसी को आपत्ति नहीं, किसी ने ऐसा अटैक नहीं किया। शायद हम कोई और देश इस तरह से अटैक करता तो अमेरिका को दिक्कत हो, लेकिन अमेरिका कर रहा है। देखिए, यही तो सबसे बड़ा गेम है। अगर आप इस पूरे कन्फ्लिक्ट को या पूरी जड़ को समझे तो सबसे बड़ी बात यही है कि परमाणु बॉम्ब या परमाणु हथियार ईरान के पास नहीं आने चाहिए, क्योंकि उससे सीधा थ्रेट इजराइल के वजूद को आ जाएगा। एक बार भी ईरान ने यह मान लिया कि हाँ, उसे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना है, तो फिर ना तो वो अमेरिका के कंट्रोल में आएगा, ना इजराइल के कंट्रोल में आएगा, ना ही आप कह सकते हैं नाटो के पूरे कंट्रोल में आएगा। शायद वही थ्रेट वो नॉर्थ कोरिया को लेकर झेलते आ रहे हैं और वो नहीं चाहते कि ईरान के पास भी वो चीजें आए। अब ईरान ये कहता है, देखिए, ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से कहा जाता है, हमेशा कहा जाता है, स्पष्टीकरण दिया जाता है कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हमारे लिए लागू नहीं होते, हम उनको इन्वॉल्व नहीं करते, हम उसके खिलाफ हैं। लेकिन वो ये बात कहते आए हैं कि हमारे सारे ये यूरेनियम एनरिचमेंट जो है वो हमारे सिविल डेवलपमेंट के लिए ज्यादा जरूरी है, चाहे वो कैंसर की दवाइयां हो, चाहे हमारे न्यूक्लियर, आप कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी या फिर हमारे पावर सप्लाई के लिए। अमेरिका मान क्यों नहीं रहा कि भाई वो कह रहा है कि हमारे ऊर्जा जरूरतों के लिए है, तो फिर अमेरिका क्यों नहीं मान रहा? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी आप जितने भी न्यूक्लियर एनरिचमेंट की बात कर लीजिए, कहा जाता है कि ईरान ने शुरुआत की थी 20% से, फिर वो 60% लिया आया, फिर उसके बाद जो 60 से 90 का दौर होता है राजीव, वो बहुत ज्यादा कठिन नहीं होता। 20 से 60 पहुंचना एक बहुत कठिन, बहुत लंबा समय होता है, लेकिन जब 60 से 90% यूरेनियम एनरिचमेंट पे जाते हैं तो फिर आपके लिए थोड़ी लंबी दूरी जरूर होती है, लेकिन अगर आपने वो पा लिया 90 के बाद आप न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए तैयार हो सकते हैं। और फिर वो काम साइंटिस्ट का नहीं होता, वो इंजीनियरिंग का होता है कि वो कैसे उसको असेंबल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं। यानी उस प्रोसेस को तो साइंटिस्ट ने पूरा कर लिया है, लेकिन अब आगे की लड़ाई इंजीनियर्स की होती है। तो शायद इसी राजीव वगैरह इसको ऐसे कहा जाए कि ईरान कह रहा है और जो कर रहा है उसमें अंतर है। बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना सिविलियन यूज के लिए, ऊर्जा के लिए, मेडिसिन के लिए, इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इस ग्रेड का जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट है वो एनर्जी ग्रेड के लिए जरूरी नहीं होता है। अगर 60% से ज्यादा अगर आप एनरिचमेंट कर रहे हैं या 60% भी कर रहे हैं तो वह एनर्जी नीड्स के लिए नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ईरान अच्छे से जानता है कि उसकी सुरक्षा की गारंटी होगा न्यूक्लियर बॉम्ब, इसलिए वो न्यूक्लियर बम चाहता है। प्रणय, अमेरिका खुद के पास न्यूक्लियर जब हम बना रहे थे तो हम पर भी आपत्तियां थी ना, लेकिन अब ईरान बना रहा है अपने, मान लीजिए बना रहा है, वो मना कर रहा है कि हम नहीं बना रहे, लेकिन अगर बना भी रहा है तो अपनी सेफ्टी के लिए बना रहा है। आप रख सकते हो तो वो क्यों नहीं रख सकता? हाँ, ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है। लोगों को लगता है कि अकबर ये ऐसी चीज है, जब आपके पास है और दूसरा ले रहा है तो हमें क्या दिक्कत है। लेकिन न्यूक्लियर हथियार एक ऐसा है, अगर आप देखें, पहली बात तो यह है कि ईरान ने खुद एनपीटी पे दस्तखत किए थे, तो एनपीटी पे दस्तखत करने के बाद आपने खुद इस चीज को स्वीकार किया था कि हम परमाणु हथियार नहीं रखेंगे, इसलिए न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर मॉनिटरिंग, आईएईए का इंस्पेक्शन, ये सब आप चीज ने स्वीकार किया था। मैं इसकी राजनीति में नहीं जा रहा हूं, लेकिन अगर इसमें न्यूक्लियर प्रोग्राम को बढ़ाने की बात है तो आप न्यूक्लियर प्रोग्राम को अगर वेपन ग्रेड में ले जा रहे हैं या इसकी आशंका है और आप कुछ चीजें नहीं बता रहे हैं तो फिर इस पे सवाल खड़े होते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये एक क्लोज्ड क्लब है, इस क्लोज्ड क्लब के अंदर ये तो आपका संदेह है ना, आप संदेह के आधार पर एक देश पर अटैक कर दोगे।
देखिए, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को लेकर इराक के अंदर जो कार्रवाई की गई थी वो भी संदेह के आधार पर ही की गई थी। इसके अलावा सीरिया के अंदर केमिकल वेपन को लेकर जो कार्रवाई की गई थी वो भी उस संदेह और उन रिपोर्ट्स के आधार पर थी। इनफैक्ट वो 12 दिन की जो लड़ाई थी ईरान और इजराइल के बीच में, वो भी आईएईए की एक कथित असेसमेंट रिपोर्ट के आधार पर थी, जिसके बाद में आईएईए ने भी एक स्पष्टीकरण जारी किया था, कहा था कि नहीं वो उसमें उस तरीके से नहीं था। लेकिन उसके बाद तो लड़ाई हो गई, कार्रवाई हो गई, तो जो करना था उन्होंने उसका आधार बना लिया, कार्रवाई कर ली। लेकिन न्यूक्लियर वेपन पे अगर आप देखें कि भारत के नजरिए से, चले आपने भारत का सवाल पूछा, क्या भारत चाहता है कि ईरान के पास में परमाणु हथियार हो? जवाब नहीं। क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि एनपीटी में हमने दस्तखत नहीं किए, भारत ने सीटीबीटी पर दस्तखत नहीं किए, हम शुरू से उसके बाहर रहे। हमने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप किया और हमने इस चीज को साबित भी किया कि हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो मिलिट्री पर्पस का अलग है। सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर हमने आईएईए की जो प्रक्रिया है और जो 123 एग्रीमेंट हुआ था, सिविल न्यूक्लियर डील अमेरिका के साथ हुई थी, उसको हमने एग्री किया है। लेकिन ईरान चूंकि न्यूक्लियर टेबल पर आता रहा, बात करता रहा, अपने प्रोग्राम को लेकर चीजें बदलता रहा, इसलिए वो, लेकिन मुझे शायद याद आ रहा है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी गई थी ईरान और शायद उनको ऐसा कुछ मिला नहीं था वहां पर जो संदेहास्पद हो। नहीं, उन्होंने कई चीजें की मांग की थी, चाहे वो कैमरा आपके फुटेजेस हो, कई चीजों की साइट का विजिट हो फिजिकल। वो कहते हैं कि लगातार ईरान उसको कंट्रोल करता है या नहीं होने देता। ईरान कहता है कि देखिए हमने तो फ्री एक्सेस दिया था, सब कुछ करा लिया, लेकिन फिर भी हम पर दबाव बनाया जाता। तो ये दोनों तरफ के बातें हैं। लेकिन अभी राजीव ऐसे कहा जा सकता है कि अगर ट्रैफिक पुलिस वाला आपको पकड़ ले किसी तो वो आपकी गाड़ी का किसी न किसी बात पर चालान तो बना ही सकता है। वो दिन में हेडलाइट चेक करके भी चालान बना सकता है अगर वो चालान बनाना चाहे तो कुछ वैसी स्थिति है कि अगर वो ये तय कर लें कि नहीं, तो वो कोई ऐसी चीज मांग सकते हैं जो आप देने में हिचकिचाएंगे और वो कहेंगे कि आपकी नीयत में खोट है, आप देना नहीं चाहते हैं ये चीज, और इसलिए इस पे आशंका है, आप हो सकता है वहां ले जा रहे हो।